बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 9 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं सुर्ख क़यामत। ये एक मुकम्मल किताब है। आवाज तालिया मुसन्निफ ज़हीर अहमद। ये किताब आपके लिए बुकशेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 0333249573 और कॉल नंबर 0300291960 पर मोहम्मद अजहर लतीफ से। ये किताब 816 सफ़हात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 9 सफ़ा नंबर 173 से। तनवीर की कार से जो चीजें निकली हैं वो भी किसी साइंसदान की मालूम हो रही हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तनवीर ने स्पेसशिप गिरते देख लिया हो और उसने उस हलाई इंसान को भी देख लिया हो और वो उसकी मदद करने के लिए खाई में उतर गया हो। उस वक्त तक शायद वो हलाई इंसान जिंदा हो और तनवीर ने उससे बात की हो। ये भी मुमकिन है कि तनवीर की कार से हावर और चौहान को जो चीजें मिली हैं वो उसे उसी हलाई इंसान ने ही दी हो और उस हलाई इंसान के जिस्म में चूंकि रेडियाई असरात थे जिनका तनवीर पर भी असर हो गया। इमरान ने तज्जिया करते हुए कहा, ओह ऐसी सूरत में तो तनवीर का एक्सीडेंट होना नागुज़ीर था। शायद इसी वजह से तनवीर की दिमागी रगों पर दबाव आया हो जिसकी वजह से वो कोमे में चला गया है। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, मुझे इन चीजों को देखना होगा। हावर और चौहान जब वो चीजें ले आए तो मुझे बता देना, मैं उन चीजों को खुद आकर चेक करूंगा। इमरान ने कहा, बेहतर, मैं आपको कॉल कर दूंगा। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, तनवीर के जिस्म में अगर रेडियाई असरात हैं तो उसके लिए मुझे अस्पताल जाकर खुद उसे चेक करना पड़ेगा और हो सकता है कि मुझे उसके दिमाग का एक और ऑपरेशन करना पड़े। इमरान ने कहा, क्या आप उसके दिमाग में मौजूद रेडियाई असरात ज़ाहिल कर सकते हैं? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा, कोशिश तो कर ही सकता हूँ। इसके लिए मुझे तनवीर का खसूसी ऑपरेशन करना पड़ेगा और वो ऑपरेशन इंतहाई रिस्की होगा। इस ऑपरेशन के नतीजे में या तो तनवीर ठीक हो जाएगा या फिर इमरान कहते कहते रुक गया। या फिर क्या? ब्लैक ज़ीरो ने तशवीश ज़दा लहजे में कहा, या फिर वही कि शायद हमें तनवीर से हमेशा हमेशा के लिए हाथ धोने पड़े। इमरान ने संजीदगी से कहा, अल्लाह रहम फरमाए, तनवीर की हलाकत हमारे लिए इंतहाई अंधोकनाक खबर होगी। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। मैं तनवीर को इस हालत में पड़ा हुआ नहीं देख सकता। अगर ऑपरेशन से वो ठीक हो गया तो उसकी किस्मत, अगर ऐसा ना हुआ तो फिर मैं उसे अपने हाथों से गोली मार दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तनवीर इस तरह सिसक कर लाचारों की तरह पड़ा अजियतनाक मौत का शिकार हो। इमरान ने संजीदगी से कहा और दूसरी तरफ मौजूद ब्लैक ज़ीरो इमरान की बात सुनकर खामोश हो गया। इमरान की बात सुनकर वो शायद बुरी तरह से मुतासिर हुआ था। मुझे यकीन है कि आप तनवीर को इस कदर आसानी से मरने नहीं देंगे और उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान लड़ा देंगे। ब्लैक ज़ीरो ने चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद कहा, मैं सिर्फ एक कोशिश करूंगा और उसके बाद जो होगा वो अल्लाह के इख्तियार में है। वो चाहे तो उसे नई जिंदगी दे दे या फिर। इमरान ने जवाब दिया, ठीक है इमरान साहब, जैसे आप मुनासिब समझे, मैं क्या कह सकता हूँ। ब्लैक ज़ीरो ने तवील सांस लेते हुए कहा, अब तुम जूलिया को कॉल करो और उसे अम्मा भी के सामने बता दो, वरना आज अम्मा भी मुझे सूली पर चढ़ाकर ही दम लेगी। इमरान ने कहा, ओके, मैं करता हूँ उसे कॉल। ब्लैक ज़ीरो ने उसी तरह संजीदगी से जवाब दिया तो इमरान ने जवाबन ओके कहकर फोन बंद कर दिया। उसके चेहरे पर इंतहाई संजीदगी और सोच विचार के तासरात नुमाया थे। इमरान चंद लम्हे सोचता रहा, फिर वो मुड़ा और तेज तेज चलता हुआ अंदरूनी कमरे की जानिब बढ़ता चला गया। वो चाहता था कि ब्लैक ज़ीरो को उसके सामने फोन करे।
जूलिया ने जिस तरह अम्मा बी के सामने मौके का फायदा उठाया था, तो अब वो जूलिया का एक्स2 के फोन आने पर उसका बदलता हुआ रंग देखना चाहता था। जूलिया वहां से जाती तभी इमरान अम्मा बी से इजाजत लेकर वहां से निकल सकता था, वरना उसे भी उस वक्त तक वहां रुकना पड़ता जब तक जूलिया वहां रहती। इमरान कमरे में दाखिल हुआ तो अम्मा भी बड़ी लगावट से जूलिया से बातें करने में मसरूफ थी। जूलिया अम्मा भी से बदस्तूर इंतहाई तमीजदार खतून बनी हुई थी। उसके सर पर दुपट्टा था और वो सर झुकाए बड़ी धीमी आवाज में अम्मा बी के सवालों का जवाब दे रही थी। इसे कहते हैं बी जमालो बनी बी हुज्जन बी हाजन, इमरान ने मुंह बनाकर कहा। कमरे में सलेमान भी मौजूद था, जो अम्मा बी पीछे खड़ा अम्मा बी के कांधे दबा रहा था। उसके होंठों पर एक शरीर सी मुस्कुराहट थी। इमरान उसके होंठों पर मुस्कुराहट देखकर उसे घूर कर रह गया। वो तेजी से अम्मा बी की जानिब बढ़ा। तुम जाओ सलेमान, अम्मा बी के कांधे मैं दबा देता हूँ, इमरान ने कहा। नहीं, दबाने दो इसे, मैंने इसे खुद ही बुलाया है। तुम यहाँ आओ और मेरे पास बैठो। मैंने तुम्हारे डैडी को फोन करा दिया है, वो बस थोड़ी ही देर में यहाँ आने वाले हैं। फिर मैं उनसे तुम्हारी होने वाली दुल्हन को मिला दूंगी, ताकि वो भी इसके सर पर प्यार का हाथ रख दें, अम्मा बी ने कहा। और डैडी के आने का सुनकर इमरान को हकीकत में अपने कदमों तले से जमीन निकलती हुई महसूस हुई। इससे पहले कि वो कुछ कहता, उसी लम्हे उसके सेल फोन पर टेक्स्ट मैसेज आने की महसूस भी सुनाई दी। इमरान ने चौंक कर अपने सेल फोन की तरफ देखा। डिस्प्ले पर एक टेक्स्ट मैसेज आ रहा था। इमरान ने मैसेज खोला तो वो एक तवील सांस लेकर रह गया, क्योंकि मैसेज ब्लैक जीरो की तरफ से था, जिसने इमरान को बताया था कि वो जूलिया को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका सेल फोन स्विच्ड ऑफ है। क्या उसने अपना वॉइस ट्रांसमीटर भी ऑफ कर रखा है? जूलिया, मेरा मतलब है मिस पाकीज़ा खानम, चीफ आपको कॉल कर रहे हैं और आपका सेल फोन ऑफ मिल रहा है। फोन ऑन करें और चीफ से बात करें। इमरान ने अम्मा बी की तरफ देखकर डरते डरते जूलिया को मुखातब करते हुए कहा, खबरदार, ये किसी से बात नहीं करेगी। मैंने ही इसे अपना फोन बंद करने को कहा है। अब जब तक इसकी तुम्हारे साथ मंगनी नहीं हो जाती, उस वक्त तक ये ना किसी से बात करेगी और ना ही कहीं जाएगी, समझे? इमरान ने अम्मा बी ने डपट कर कहा। तो इमरान एक तवील सांस लेकर रह गया। लेकिन अम्मा भी चीफ गुस्से में है। अगर उसने चीफ से बात ना की तो वो इसे नौकरी से निकाल देंगे, और आप तो जानती हैं कि इस दौर में अच्छी नौकरी मिलना किस कदर दुश्वार है। इमरान ने कहा, कोई जरूरत नहीं इसे नौकरी वोकरी करने की, समझे तुम? अब ये इस घर की बहू है और इस घर की बहू होने के नाते इसकी तमाम जरूरियात हम पूरी करेंगे। हमारे घर की बहू बेटियां पराए मर्दों के साथ नौकरियां नहीं करती। मैंने कह दिया है इसे कि आज से इसकी नौकरी खत्म। इसे अब जिस चीज की जरूरत होगी वो इसे मैं दे दूंगी, अम्मा बी ने कहा। तो इमरान के चेहरे पर बेबसी के तासरात नुमाया हो गए। अम्मा भी ठीक कह रही हैं साहब, पाकीज़ा बीबी चंगेज़ बहादुर खानदान की बहू बनने वाली हैं। अब इन्हें भला बाहर जाकर नौकरी करने की क्या जरूरत है? अल्लाह का दिया सब कुछ तो है यहाँ। सलमान ने मुस्कुराते हुए कहा, और इमरान उसकी तरफ खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा, उसने आंखों ही आंखों में उसे इशारा करते हुए कहा। तो सलमान ने जवाब में यूं सर हिला दिया जैसे कह रहा हो कि कोई परवाह नहीं। अम्मा भी, आप इसे एक बार अपनी बात से बात करने की इजाजत दे दें, और कुछ नहीं तो ये अपनी बात से यही कह दे कि ये अब नौकरी नहीं करेगी। इमरान ने कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें इसकी इतनी ही फिक्र है तो तुम खुद इससे बात कर लो और उसे मेरी तरफ से कह दो कि अब ये हमारी बहू है और हम अपनी बहू बेटियों से नौकरियां नहीं कराते। अम्मा बी ने कहा। तो इमरान परेशानी के आलम में जूलिया की जानिब देखने लगा। जूलिया भी उसकी जानिब ऐसी ही नजरों से देख रही थी जैसे वो भी अम्मा बी की वजह से चीफ से बात ना करने पर मजबूर हो।
अच्छा, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। क्या मैं सलमान और आपकी बहू रानी को कुछ देर के लिए बाहर भेज दूं? इमरान ने कुछ सोचकर कहा, नहीं, मैं अलहदगी में तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। सलमान को तुम बाहर भेज दो, अलबत्ता मेरी होने वाली बहू यहीं रहेगी मेरे साथ, अम्मा भी ने कहा। अम्मा भी बहुत जरूरी है, मैं वो बात इसके सामने नहीं कह सकता हूँ, इमरान ने कहा। मेरे नजदीक तुम्हारी शादी से बढ़कर और कोई जरूरी बात नहीं हो सकती। मैं जानती हूँ तुम अकेले में शादी ना करने का मुझसे कोई ना कोई बहाना ही करोगे, इसलिए आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। एक बार तुम्हारी इससे मंगनी हो जाए, फिर जो मर्जी कहते रहना। और मैं तुमसे फिर कह रही हूँ कि आज तुमने इस लड़की को मेरी बहू न बनाया तो फिर मेरा तुम मरा मुंह ही देखोगे, अम्मा बी ने सख्त लहजे में कहा। खुदा के लिए अम्मा बी, अब बार बार मुंह से ऐसी मनहूस बातें क्यों निकाल रही हैं? इमरान ने जिद होते हुए कहा। तो जो मैं कह रही हूँ वो करो, समझे तुम, अम्मा बी ने कहा। और इमरान बेबसी से एक बार फिर होंठ काटने लगा। ठीक है, आप अपनी बहू रानी को यहाँ बैठाएं और उससे बातें करें, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ, इमरान ने उठते हुए कहा। कहाँ जा रहे हो? अम्मा बी ने पूछा। आपकी बहू का एक भाई जिसका नाम तनवीर है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। मेरा उसे देखने के लिए जाना बेहद जरूरी है। इमरान ने चारा काम ना देखते हुए अम्मा बी को असली बात बता दी। उसकी बात सुनकर न सिर्फ अम्मा बी बल्कि सलेमान और जूलिया भी चौंक पड़े। ओह, क्या हुआ उसे? मेरा मतलब है, कैसे हुआ उसका एक्सीडेंट? अम्मा बी ने परेशान होकर पूछा। उसकी कार एक पहाड़ी इलाके की खाई में गिर गई है, जिसकी वजह से वो बेहद जख्मी हो गया है और डॉक्टरों का कहना है कि उसकी जिंदगी इंतहाई खतरे में है। इसलिए अम्मा भी, मेरा और जूलिया के अस्पताल जाना बेहद जरूरी है। इस वक्त तनवीर को हम दोनों की बेहद जरूरत है, इमरान ने संजीदगी से कहा। और तनवीर के एक्सीडेंट का सुनकर जूलिया के चेहरे पर भी परेशानी के तासरात नुमाया हो गए थे। वो अपनी जगह पर बैठी बुरी तरह से पहलू पर पहलू बदल रही थी। तो चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम दोनों साथ साथ में भी इसकी इयादत भी कर लूंगी। मैं उसके सराहने बैठकर आयाते करीमा और दूध पाक का विर्द करूंगी, तो देखना वो किस कदर जल्द सेहतयाब हो जाएगा, अम्मा बी ने कहा। लेकिन अम्मा बी, आपकी अपनी तबीयत ठीक नहीं है, आप कहाँ हमारे साथ अस्पताल के धक्के खाती फिरेंगी, इमरान ने कहा। तुम और मेरे होने वाली बहू मेरे साथ होगे तो कौन मुझे मारेगा वहां धक्के, अम्मा बी ने कहा। वो अभी ऑपरेशन थिएटर में है अम्मा बी, जब उसका ऑपरेशन हो जाएगा तो वो किसी वार्ड में शिफ्ट हो जाएगा, तो मैं आपको उसके पास ले जाऊंगा, इमरान ने कहा। नहीं, मैंने कहा है ना कि मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। बस सलमान, जाओ बाहर जाओ और ड्राइवर से कहो कि वो कार तैयार करे। मैं और मेरी बहू एक साथ अस्पताल जाएंगी और तुम आराम से रहना, बाद में अपनी साबनदानी में, अम्मा बी ने पहले इमरान और फिर सलमान से और फिर इमरान से मुखातब होकर कहा। उनकी साबुनदानी से मुराद इमरान की कार थी, जो उनके नजदीक किसी छोटी साबुनदानी जैसी ही लगती थी। ठीक है अम्मा बी, जैसे आपकी मर्जी, इमरान एक सरदा भरते हुए कहा। उन्होंने शायद आज कसम खा रखी थी कि वो इमरान की एक भी नहीं मानेगी, बल्कि आज वो अपनी हर बात इमरान से मनवा कर ही रहेंगी। इमरान ने जूलिया की जानिब हसद भरी नजरों से देखा और फिर इशारा किया कि उठ, और फिर साथ ही उठकर खड़ा हो गया। ये तो बता दो कि इसका भाई किस अस्पताल में है, अम्मा बी ने उसे उठते देखकर पूछा। आपकी लाडली बहू जानती है कि वो किस अस्पताल में हो सकता है, इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा और फिर मुड़ा और तेज से चलता कमरे से निकलता चला गया। वो इस मसले को वहीं सुलझा सकता था और अम्मा बी को अपनी चालाकी और अय्यारी से जूलिया से शादी करने से मना भी कर सकता था। लेकिन अम्मा बी ने बार बार उससे कहा था कि वो आज उसने जूलिया को अगर उनकी बहू न बनाया तो वो इसका मरा हुआ मुंह देखेंगी। इमरान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन
उसकी असली दुनिया उसकी अम्मा भी ही थी और हर माँ की तरह उसकी जन्नत भी अम्मा भी के कदमों तले ही थी। इसलिए वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि वो अम्मा भी का मरा हुआ मुंह देखे। इसलिए वो अम्मा भी की बात मानकर जूलिया से मंगनी और शादी करने पर भी आमादा हो गया था। लेकिन उसने दिल ही दिल में सोच लिया था कि वो कुछ जरूर ऐसा करेगा कि उसकी शादी जूलिया से रुक जाए, और वो अभी इन झंझटों में पड़ना नहीं चाहता था। उसने जूलिया के चेहरे पर बिखरे हुए रंग भी देख लिए थे और वो जानता था कि इस वक्त जूलिया जज्बात की रो में बहकी हुई है, और अगर उसने अम्मा भी से या डायरेक्ट जूलिया से शादी करने से इनकार किया तो अम्मा भी के साथ साथ जूलिया के जज्बात भी मजरूह हो सकते हैं, जो इमरान नहीं चाहता था। इस सिलसिले को रोकने के लिए इमरान ने कुछ और ही करने का फैसला कर लिया था। नया पैराग्राफ। स्पेस वर्ल्ड को एटमी और हाइड्रोजन पावर बनाने के लिए डॉक्टर एक्स ने कुर्रा अर्ज के मुस्लिम ममालिक के 11 साइंसदानों को अगवा कराया था, जो खामोशी से और रातों रात उसके स्पेस वर्ल्ड से फरार हो चुके थे। डॉक्टर एक्स ने उन्हें बिल्कुल इस तरह रखा हुआ था जैसे उसने वंडरलैंड में सरदावर और उनके साथियों को रखा हुआ था। डॉक्टर एक्स इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसने अपने महसूस एजेंटों के साथ प्री प्लानिंग से इन साइंसदानों को वक्फे वक्फे से अगवा कराया था। उसके एजेंटों ने अगवा होने वाले हर साइंसदान की जगह उसके एक हमशक्ल को हलाक कर दिया था, ताकि दुनिया में यही तस्वर कायम रहे कि वो साइंसदान हलाक हो गया है या उसे हलाक कर दिया गया है। डॉक्टर एक्स की ये प्लानिंग कामयाब रही थी और दुनिया के बड़े बड़े ममालिक, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल था, उसके 11 साइंसदानों के हमशक्ल हलाक हो चुके थे, जबकि वो सब जिंदा हालत में डॉक्टर एक्स के स्पेस वर्ल्ड में मौजूद थे। डॉक्टर एक्स ने इन्हें काबू में रखने के लिए अपना हर मुमकिन तरीका आजमाया था। साइंसदान उधेड़ उम्र और बूढ़े थे, इसलिए वो उनके ब्रेन स्कैनिंग नहीं कर सकता था, वरना उसके पास अब ये सहूलत भी मौजूद थी कि वो इंसान का ब्रेन स्कैन करके उसे अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल कर लेता था। डॉक्टर एक्स ने उन 11 साइंसदानों को प्यार से भी रखा था और उन्हें अजियतें भी दी थी, और उन्हें खास तौर पर हवाई लिबास पहनाकर बगैर किसी स्पेसशिप के हला में भी छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो साइंसदान की इस सफाकी और बेरहमी की वजह से डर गए थे और उन्होंने बज़ाहिर डॉक्टर एक्स के साथ काम करने की हामी भर ली थी। लेकिन अंदर ही अंदर वो तमाम साइंसदान डॉक्टर एक्स से शाकी थे कि वो अपना काम निकलते ही उन सबको हलाक कर देगा। वो सब जो कि एक साथ काम करते थे, इसलिए उन्होंने आपस में ये मंसूबा बनाना शुरू कर दिया कि वो डॉक्टर एक्स के स्पेस वर्ल्ड से किस तरह फरार हो सकते हैं। उनमें सबसे ज्यादा पेश कॉस्ट्रिया का साइंसदान डॉक्टर मॉर्सन था, जो हर सूरत स्पेस वर्ल्ड से फरार होकर वापस अपनी दुनिया और अपने मुल्क जाना चाहता था। उसने दूसरे साइंसदानों के साथ मिलकर खुफिया तौर पर ऐसी चीजें इजाद करना शुरू कर दी थी जिनसे वो फायदा उठाकर न सिर्फ डॉक्टर एक्स के स्पेस वर्ल्ड के बारे में अपने पास मालूमात जमा कर सकें, बल्कि डॉक्टर एक्स और उसके रोबोट्स और तमाम साइंसी निजाम की आंखों में धूल झोंककर वहां से निकल जाएं। गो कि डॉक्टर एक्स और उसके रोबोट्स इस साइंसदानों पर हर तरह नजर रखते थे, लेकिन चूंकि वो भी अपने ममालिक के बेहतरीन और मंजे हुए साइंसदान थे, इसलिए उन्होंने इन सब की नजरों में रहने के बावजूद चंद अहम और छोटी मोटी चीजें इजाद करनी थी, जिनकी मदद से वो स्पेस वर्ल्ड के तमाम सिस्टम्स को वक्ती तौर पर ऑफ कर सकते थे, बल्कि वहां काम करने वाले रोबोट्स को भी रोक सकते थे। डॉक्टर मॉर्सन और उनके साथियों ने अपनी इजादात को हर मुमकिन तरीके से खुफिया रखा था। वो चूंकि स्पेस में थे, इसलिए डॉक्टर एक्स उन्हें कहीं जाने से नहीं रोकता था।
इसलिए कि वो स्पेस वर्ल्ड के हर हिस्से में जाते रहते थे और उनके हाथ जो मालूमात लगती थी वो उन मालूमात से अपनी इजादात तैयार कर लेते थे। पाकिस्तानी साइंसदान जिनका नाम डॉक्टर जबरान था, वो एक उधेड़ उम्र आदमी थे। उन्होंने अपनी काविशों से एक ऐसा मिनी सिस्टम बना लिया था जिसकी मदद से वो स्पेस वर्ल्ड के सिस्टम्स को महसूस वक्त तक के लिए फ्रीज कर सकता था और न सिर्फ स्पेस वर्ल्ड में काम करने वाले तमाम रिपोर्ट्स को जामद कर सकता था, बल्कि स्पेस वर्ल्ड के तमाम खुफिया कैमरों को भी ब्लॉक कर सकता था जो हर वक्त स्पेस वर्ल्ड के हर हिस्से की वीडियो बनाते थे। इन साइंसदानों ने जो इजादात की थी उसके लिए जरूरी था कि उनमें से एक साइंसदान स्पेस वर्ल्ड में और बाकी साइंसदानों को मौके की मुनासबत से वहां से फरार मिले। चुनांचे एक रोज डॉक्टर मोरसन ने अपने तमाम साइंसदानों से उनकी बनाई हुई इजादात लेनी और फिर उसने स्पेस वर्ल्ड के तमाम सिस्टम्स फ्रीज कर दिए और फिर अपने साथियों को स्पेस वर्ल्ड के उस हिस्से में लेकर आ गया जहां स्पेस वर्ल्ड की शिप्स मौजूद थी। डॉक्टर मोरसन ने इन सबको एक स्पेसशिप में सवार किया और इन्हें इस स्पेसशिप के बारे में बताने लगा कि वे स्पेसशिप को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद डॉक्टर मोरसन ने इन्हें कुर्रा अर्ज पर जाने के लिए री एंटर के बारे में भी तमाम मालूमात दे दी ताकि वो फौरी तौर पर यहां से निकल जाएं। डॉक्टर मोरसन वहां रुककर बार बार M1 के तमाम सिस्टम फ्रीज रखना चाहता था ताकि उनके साथी जल्द से जल्द कुर्रा अर्ज पर पहुंच जाए। इसलिए उसका वहां रुकना बेहद जरूरी था। उसने अपने 10 साथियों को डॉक्टर एक्स की बनाई हुई ऐसी कई पैकेट दिए थे जिनमें खाने से ना तो उन्हें भूख लगनी थी और ना ही प्यास। इन गोलियों को खाने से वो हला में कई हफ्तों तक जिंदा रह सकते थे। डॉक्टर मोरसन जिस स्पेसशिप में अपने साथियों को फरार होने में मदद दे रहा था उस स्पेसशिप में एटमी बैटरियां लगी हुई थी जो स्पेसशिप के इंजन जलाने के साथ साथ एक ऐसे सिस्टम को भी हर वक्त तैयार रखती थी जिसकी वजह से स्पेसशिप में कभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं हो सकती थी। और स्पेस के अंदर और शिप के अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड ऑटो सिस्टम से खारिज होती रहती थी। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों गैसों के लिए स्पेसशिप में इन सिस्टम को चलाने के लिए बैटरियां लगी हुई थी जो एक बार चार्ज होने के बाद कई महीनों तक काम करती रहती थी। डॉक्टर मोरसन ने अपने साथियों को इस स्पेसशिप में फरार कराने का मंसूबा बनाया था और उनके जाने के बाद वो कई घंटों तक वहीं रुका रहा। उनके पास एक ऐसा ट्रांसमीटर भी मौजूद था जिसकी मदद से वो अपने साथियों से राब्ता भी कर सकता था और उनकी लोकेशन का भी पता लगा सकते थे कि वो हला में कहाँ है और किस पोजीशन में है और ये कि कुर्रा अर्ज तक जाने में उन्हें कितना वक्त लगेगा। डॉक्टर मोरसन स्पेस वर्ल्ड में रहकर स्पेस वर्ल्ड के सिस्टम को बहुत ज्यादा देर तक फ्रीज रखना चाहता था ताकि जब तक डॉक्टर एक्स को इस बात का पता चले कि जिन साइंसदानों को उसने अगवा कराया था वो उसके स्पेस वर्ल्ड से फरार होकर वापस अपनी दुनिया की तरफ लौट रहे हैं, तो वो सिवाय उन्हें ढूंढते रहने के और अपने सर के बाल नोचने के अलावा और कुछ न कर सके। डॉक्टर एक्स ने जो कि हला में 2 बड़े पावर स्टेशन बना रखे थे जिनकी मदद से वो स्पेस वर्ल्ड को कंट्रोल करता था, उनमें से एक पावर स्टेशन को वो M1 कहता था और दूसरे को M2 स्टेशन पर डॉक्टर मोरसन और उसके साथी काम करते थे। वो M1 जबकि डॉक्टर एक्स वो M2 और जबकि डॉक्टर एक्स ज्यादातर M1 में रहता था। M1 के मास्टर कंप्यूटर और M2 के मास्टर कंप्यूटर अलग अलग थे जो अपने अपने तौर पर काम करते और जरूरत के वक्त ही इंफॉर्मेशन एक दूसरे को मुंतकिल करते। और डॉक्टर मोरसन ने चूंकि M2 के तमाम सिस्टम्स फ्रीज कर रखे थे इसलिए उसे यकीन था कि जब तक डॉक्टर एक्स को M1 के फ्रीज होने के बारे में पता चलेगा उस वक्त तक वो यहाँ आएगा और उसके साथ ही कहीं से कहीं पहुंच चुके होंगे।
और चूंकि डॉक्टर एक्स जीरो लैंड वालों से डरता था, इसलिए वह सोचकर ही रोबोट्स के इन साइंसदानों की तलाश में रवाना करेगा। और अगर उसके रोबोट्स हला में आ गए तो उनके बारे में जीरो लैंड वालों को भी इल्म हो जाएगा और वे इन रोबोट्स का मुकाबला करने के लिए अपने रोबोट्स भेज देंगे, जिसकी वजह से इन रोबोट फोर्सेस की आपस में ही ठन जाएगी। डॉक्टर मोरसन ने जिस स्पेसशिप में अपने साथियों को फरार कराया था, उन्होंने उस स्पेसशिप के सिग्नल को रिसीव करने और सिग्नल भेजने वाले तमाम सिस्टम्स को बेकार कर दिया था और उसके तमाम सिस्टम भी खत्म कर दिए थे, ताकि कम से कम हला में इस स्पेसशिप को किसी भी सिस्टम के तहत चेक न किया जा सके और न ही इसे कोई ट्रेस कर सके। डॉक्टर मोरसन के साथियों के स्पेसशिप को रवाना हुए घंटों से ज्यादा वक्त हो चुका था। डॉक्टर मोरसन ने अपने साथियों को स्पेशल ट्रांसमीटर पर राब्ता किया तो उसे एक दिल दहला देने वाली खबर मिली कि स्पेसशिप का कंट्रोलिंग सिस्टम खराब हो गया है। उस स्पेसशिप के एक हिस्से से एक शहाब साकिब टकरा गया था, जिसकी वजह से बैटरियां डैमेज तो नहीं हुई हैं, लेकिन उनके सप्लाई वायर्स टूट गए हैं, जिसकी वजह से स्पेसशिप की मेन पावर मुनक़ता हो गई है और स्पेसशिप का तमाम कंट्रोलिंग सिस्टम ऑफ हो गया है। जब तक इन बैटरियों के वायर्स दोबारा न जोड़ लिए जाते, उस वक्त तक स्पेसशिप का कंट्रोलिंग सिस्टम ऑन नहीं हो सकता। और पावर बैटरी में ये हामी भी थी कि अगर उनके वायर अलग कर दिए जाएं, तो वो बैटरियां तेजी से डाउन होना शुरू हो जाती थी और जब तक उनके वायर्स जोड़कर उन्हें एक महसूस चार्जर से चार्ज न किया जाता, वो काम नहीं करती थी। इन बैटरियों के वायर्स टूटने और इन बैटरियों के डाउन होने का कॉशन उनके साथियों को स्पेस के सिस्टम ने बता दिया था, जो स्पेसशिप के हर डैमेज होने वाले हिस्से के बारे में रोबोट्स को इन्फॉर्म करने के लिए बनाया गया था। डॉक्टर मोरसन के लिए यह खबर रूह दहला देने वाली थी। उनके साथी इस वक्त तक हला से बाहर नहीं जा सकते थे जब तक बाहर से कोई स्पेसशिप की बैटरियों को होने वाले वायर नहीं जोड़ देता, ताकि उन बैटरी को चार्ज किया जा सके। डॉक्टर मोरसन ने चूंकि M2 का सिस्टम फ्रीज कर रखा था, इसीलिए वो M2 स्टेशन के किसी भी हिस्से में आजादी से जा सकते थे। वो फौरन M2 के स्टोर रूम में गए और उन्होंने वहां से एक चार्जर लिया और फिर अपनी इजाजत लेकर वो भी एक स्पेसशिप में M2 से निकल गए। उन्होंने भी अपनी स्पेसशिप में जरूरी तब्दीलियां कर ली थी, ताकि M2 जब वर्किंग पोजीशन में आ जाए तो उसके मास्टर कंप्यूटर को इसके स्पेसशिप की लोकेशन का पता न चल सके और न ही वो इस स्पेसशिप को ट्रेस कर सके। डॉक्टर मोरसन का अपने साथियों के साथ मुसलसल राब्ता एक महसूस ट्रांसमीटर पर बात करने से हो रहता था। ट्रांसमीटर की बदौलत वो अपने साथियों के स्पेसशिप तक पहुंच गए थे और अपने स्पेसशिप से बाहर निकलकर वो अपने साथियों की स्पेसशिप की बैटरियों के वायर जोड़ सकते थे और चार्जर से उनकी बैटरी को चार्ज भी कर सकते थे। अगर खराब होने वाला स्पेसशिप ठीक ना होता तो डॉक्टर मोरसन इन सबको अपने स्पेसशिप में मुंतकिल कर सकते थे और फिर वो सब एक साथ कुर्रा अर्ज की जानिब लौट सकते थे। अब तक होने वाला स्पेसशिप, जिसमें पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर जबरान समेत दूसरे ममालिक के 10 साइंसदान भी मौजूद थे, वो खराब होने वाला स्पेसशिप अंदर से तो रोशन था, लेकिन उसका कंट्रोलिंग सिस्टम मुकम्मल तौर पर जाम था और स्पेसशिप में बैठे हुए 10 के 10 साइंसदान स्पेसशिप की विंड स्क्रीन से चिपके हुए बाहर देखने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें डॉक्टर मोरसन का इंतजार था, जो उनकी मदद के लिए 2 स्पेसशिप लेकर आ रहे थे। डॉक्टर मोरसन का उनसे मुसलसल राब्ता था, लेकिन फिर अचानक उनका डॉक्टर मोरसन से राब्ता खत्म हो गया। डॉक्टर जबरान और दूसरे साइंसदानों ने डॉक्टर मोरसन से कई बार राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जा रही थी और किसी भी तरह से उनका डॉक्टर मोरसन से राब्ता नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वो सब बेहद परेशान और सहमे में दिखाई दे रहे थे और स्पेसशिप की विंड स्क्रीन से लगे
हला में इर्द गिर्द से गुजरते हुए मुस्तनई सियारों और दूर नजर आने वाले सितारों और दूसरे प्लैनेट्स को देख रहे थे। उन्हें इन सियारों, प्लैनेट्स और शहाब साकिब से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो हला की वसतों में उस स्पेसशिप को ढूंढ रहे थे जिसे डॉक्टर मॉर्सन उनके लिए मसीहा बनकर आने वाले थे। स्पेसशिप में मौत की सी खामोशी छाई थी और 10 के 10 साइंसदानों का ये हाल था, जिसे काटो तो उनके बदन में लहू नहीं। समझ में नहीं आ रहा है आखिर डॉक्टर मॉर्सन को क्या हो गया है, हमसे राब्ता क्यों नहीं कर रहे। काफिरिस्तान के डॉक्टर भास्कर ने स्पेसशिप में छायावास को तोड़ते हुए इंतहाई परेशानी के आलम में कहा, तो उसकी आवाज सुनकर वो सब चौंक पड़े। उन्होंने तो कहा था कि वो M2 से निकल चुके हैं और उन्हें हम तक पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे लगेंगे, लेकिन अब 24 घंटों से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। इसके बावजूद वो अब भी तक यहाँ क्यों नहीं आए। वो हमारी लाख कोशिशों के बावजूद हमारा उनसे राब्ता भी नहीं हो रहा। कहीं वो किसी हादसे का शिकार तो नहीं हो गए। अकेडेमिया के साइंसदान डॉक्टर रेमंड ने कहा, फॉर गॉड सेक, ऐसी मनहूस बातें न करें डॉक्टर रेमंड। अगर डॉक्टर मॉर्सन को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। हम हलाकी कैदी बने हुए हैं। इस कैद से हमें सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर मॉर्सन ही आजादी दिला सकते हैं। अगर इन्हें कुछ हो गया तो फिर हम इस कैद से कभी आजाद नहीं हो सकते। रशिया के डॉक्टर, साइंसदान डॉक्टर फ्रेंचॉफ ने खौफ भरे लहजे में कहा, हाँ, डॉक्टर मॉर्सन ने कहा था कि उन्होंने M2 से इस स्पेसशिप की बैटरियां चार्ज करने वाले चार्जर हासिल कर लिया है और उसके बाद वो चार्जर लेकर यहाँ पहुंच जाएंगे। लेकिन शुभरान के साइंसदान डॉक्टर होगो शादा ने भी उसी अंदाज में कहा। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।